नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 के जनसंचार माध्यम और लेखन के बारे में बात करना चाहते हैं और इस टॉपिक का यह दूसरा भाग है। ठीक है, इससे पहले हमने बात की है कि संचार क्या होता है, ठीक है ना, क्यों उसकी उपयोगिता है। संचार के 4 प्रकार हमने पढ़े और हमारे सिलेबस में जो जनसंचार है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन, संचार और जनसंचार में क्या अंतर है हमने समझा कि ये जो किसी भी समाचार को जब बहुगुणित करके किसी तकनीक के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचाया जाता है किसी संदेश को, तब उसे जनसंचार कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं जनसंचार की। ठीक है, तो जनसंचार की क्या कार्य हैं, क्या होता है जनसंचार से। ठीक है, तो बात कर रहे हैं जनसंचार के कार्य। सबसे पहले है सूचना देना। जनसंचार क्या करता है? सूचना देता है। जनसंचार का मतलब है न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी है, हमें क्या देते हैं? सूचना देते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस देश में ये हुआ है, इस फील्ड में, खेल के क्षेत्र में ये हुआ है, फिल्म उद्योग में ये चल रहा है। ये सारी जानकारी कौन देता है हमें? जनसंचार। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, हमें जागरूक करने का कार्य भी ये करते हैं। जागरूक कैसे? जैसे मान लीजिए कोई स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, आज़ादी का जब आंदोलन हुआ, ठीक है, तो उस आंदोलन में न्यूज़पेपर ने, समाचार पत्रों ने और पत्रिकाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए, ऐसे लेख लिखे गए जिससे जो जनता है वो क्या हो गई? जागरूक हो गई अपने अधिकारों के बारे में और मुक्त होने के बारे में, स्वतंत्र होने के बारे में। तो वो ये जो जनसंचार के माध्यम हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो या रेडियो हो, तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किस क्षेत्र में? जनता को जागरूक करने के क्षेत्र में। ठीक है ना, अपने विचारों से, अपने भावनाओं से। ठीक है, तो दूसरा कार्य हो गया जागरूक करना। तीसरा है मनोरंजन करना। ठीक है, उसमें बहुत से हमको मनोरंजन की बातें भी हमको बताई जाती है, बहुत से जोक्स वगैरह, बहुत से क्विज, पहेलियाँ वगैरह, बहुत सी ऐसी बातें भी हमको बताई जाती है न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जिनसे हम खाली समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो जनसंचार क्या करता है? हमारा मनोरंजन भी करता है। नेक्स्ट है एजेंडा तय करना। एजेंडा का मतलब है मुद्दा। देश में किस विषय पर बात की जानी चाहिए, उस पर बहस की जानी चाहिए और उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। तो कौन सेट करता है ट्रेंड? कौन सेट करता है? ये जनसंचार माध्यम सेट करते हैं ट्रेंड को। ठीक है ना, वो बताते हैं कि ये इस समाज में इस विषय पर बात की जानी चाहिए, स्त्री शिक्षा पर बात की जानी चाहिए या आगे बढ़ने पर बात की जानी चाहिए। ठीक है ना, कौन सा ऐसा ट्रेंड है जिसको सेट किया जाना चाहिए? किसके माध्यम से सेट होगा? वो जनसंचार माध्यमों के द्वारा। तो ये एजेंडा भी तय करता है कौन? जनसंचार माध्यम। इसके बाद में निगरानी रखना। निगरानी किस पर? सरकार पर। तो सरकार, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी नीति बनाए। तो यदि उसका कोई स्टेप ऐसा हो, कोई कदम ऐसा हो जिससे जनता को नुकसान हो जाए, तो उसके बारे में कौन सूचित कर देता है? ये जनसंचार माध्यम हमें सूचित करते हैं, वो निगरानी रखते हैं। वो लोकतंत्र का चौथा पिलर, चौथा स्तंभ कहा गया है संचार, जनसंचार के माध्यमों को। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं? सरकार पर निगरानी रखते हैं। कोई कमी होती है, कोई गलती होती है, तो वो जनता को सूचित करते हैं। ठीक है, तो निगरानी रखना। और 5वां हो गया अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध करवाना। कोई अपने भावों को प्रकट करना चाहता है, जनता को बताना चाहता है, सबको बताना चाहता है, पूरी दुनिया को बताना चाहता है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाएगा? अभिव्यक्ति का मंच
अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। कौन? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में अपने विचार हम दे सकते हैं, रेडियो पर प्रसारित कर सकते हैं, टेलीविजन पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अभिव्यक्ति का जो मंच है कौन उपलब्ध करवाता है? जनसंचार उपलब्ध करवाता है। तो जनसंचार के ये प्रमुख रूप से 6 कार्य हैं। कौन कौन से? एक तो सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना जनता को जागरूक करना, अपने अधिकारों के बारे में बताना। नेक्स्ट है मनोरंजन करना, खाली समय का अच्छा उपयोग करना जिससे माइंड जो है वो फ्रेश हो सके, एनर्जी से भर सके। फिर हमने पढ़ा एजेंडा तय करना। एजेंडा का मतलब है मुद्दा तय करना कि इस देश में, इस समाज में कौन कौन सी बुराई है, उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है और किस विषय में बात की जानी चाहिए। तो वो एजेंडा तय किया जाएगा। फिर है सरकार के कार्यों पर निगरानी रखना, नज़र रखना, और फिर हो जाएगा कि अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध करवाना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जनसंचार माध्यमों का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ है। ठीक है ना। ये जनसंचार जो माध्यम है अब जिस प्रकार हम देख रहे हैं, इंटरनेट वगैरह, सिनेमा वगैरह, तो उनका पहले किस प्रकार का रूप था समझते हैं। तो सबसे पहले लेखक ने बताया है कि यहाँ पर इस बुक में बताया गया है कि पौराणिक काल, जो पौराणिक काल था, पुराणों में जो काल दिया गया है, वहाँ पर नारद को भी क्या कहा गया है? पहला समाचार वाचक कहा गया है। ठीक है ना। समाचार प्रदान करने वाला, ठीक है ना, समाचार देने वाला। क्या करते थे वो? धरती और देवलोक के बीच में वो संवाद का सेतु थे, एक प्रकार का पुल थे। इधर की बात वहां पहुंचाना, वहां की बात यहां पहुंचाना। कौन करते थे? ये नारद करते थे। तो इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? पहला समाचार संप्रेषण करने वाला या समाचार वाचक भी हम कह सकते हैं, दुनिया का पहला। ठीक है। कौन था? नारद को हम कह सकते हैं। ठीक है ना। कि वो क्या करते थे? धरती से क्या करते थे? देवलोक तक बातें पहुंचाते थे और देवलोक से धरती तक अपने विचार पहुंचाते थे, कोई संदेश पहुंचाते थे। उसके बाद में उसी क्रम में हम देखते हैं कि महाभारत काल में एक पात्र आता है संजय। और संजय क्या करता है? वो राजा धृतराष्ट्र जो अंधे थे और उनकी जो पत्नी थी गांधारी, वो भी अंधेपन का जीवन जी रही थी, अंधी न होने पर भी। तो वो उन दोनों को ये संजय क्या करता है? वो संजय उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी घटित होता है, उस घटित हुए के बारे में हूबहू जो वर्णन करता है, वो कौन करता है? संजय करता है। तो संजय को भी हम क्या कह सकते हैं? समाचार वाचक, यानी एक स्थान के संदेश को, समाचार को दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो संजय भी क्या करता था? कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का आंखों देखा हाल लाइव टेलीकास्ट कहाँ करना? वहां पर बताना, राजा धृतराष्ट्र को और उनकी पत्नी को बताना। ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं जनसंचार के बारे में। ठीक है ना। तो ये संचार होते होते किस प्रकार हुआ? शिलालेखों से भी हुआ। शिला पर लेख लिखे गए जो आगे तक लोगों ने पढ़े, आगे तक उनके विचार जाने गए। ठीक है ना। इसी प्रकार रोजनामचे लिखे जाने लगे और तमाशे किए जाने लगे, नौटंकियां की जाने लगी। ठीक है। ये भी क्या है? जनसंचार के माध्यम है एक प्रकार से। किस प्रकार है कि ये जो तमाशे हैं जो चौराहे पर, गांव में, समाज में किए जाते थे, तमाशे और नौटंकियां वगैरह, ये भी समाज को एक मैसेज देते थे, एक संदेश देते थे। ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार से जनसंचार के माध्यम के एक प्रकार हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में बारी आई ब्रिटिश काल की। तो इस ब्रिटिश काल में जो जनसंचार माध्यम जो बने, तो जैसे कि समाचार पत्र का विकास हुआ, रेडियो का हुआ, टीवी का हुआ, वो ब्रिटिश काल में ही हुआ। ठीक है। जिसको आज हम देख रहे हैं, उसके नए रूप को या चेंज रूप को हम देख रहे हैं। जिसका विकास कब हुआ था, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? ब्रिटिश काल में हम मान सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ है जनसंचार माध्यमों का। तो बात करते हैं जनसंचार माध्यम। मुख्य रूप से ये 3 हैं।
एक तो समाचार पत्र है, फिर रेडियो का विकास हुआ, टीवी का, टेलीविजन का विकास हुआ, और फिर सिनेमा का भी विकास हुआ, और फिर अब हम देख रहे हैं इंटरनेट का विकास हुआ है। तो ये 5 जो जनसंचार माध्यम हैं ये प्रमुख रूप से हमारे लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समाचार पत्र। समाचार पत्र क्या है? एक मुद्रित माध्यम है, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया क्या है? इसमें सबसे पहले 3 इसमें चरण होते हैं। 3 चरण क्या कि सबसे पहले समाचारों का संकलन होता है। संकलन मतलब समाचारों को इकट्ठा किया जाता है, जगह जगह से समाचारों का कलेक्शन होता है, उनको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद उसमें संपादन होता है, एडिटिंग, काट-छांट होती है कि क्योंकि जो हमारा न्यूज़पेपर होता है वो 15-16 पेज का होता है, लेकिन समाचार एक दिन में बहुत सारी घटनाएं घट जाती है। तो उन बहुत सारी घटनाओं में से छांटा जाता है, एडिट किया जाता है। कौन करता है? संपादक, एडिटर करता है। और फिर एडिटिंग करने के बाद क्या किया जाता है? मुद्रण किया जाता है। मुद्रण मतलब प्रिंट किया जाता है। तो ये समाचार पत्रों में ये 3 क्रम, 3 चरण होते हैं। सबसे पहले समाचारों का संकलन करना, फिर उसके बाद में उन समाचारों का संपादन या एडिटिंग करना, और फिर उसके बाद में संप्रेषण के लिए मुद्रण करना, प्रिंटिंग करना। तो इस प्रकार से समाचार पत्र या पत्रिकाएं अर्थात मैगजीन छपती है। तो सबसे पहला जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। भारत का सबसे पहले जो समाचार पत्र छपा वो 1780 में छपा, और जिसका नाम है बंगाल गजट। कोलकाता में जिसको छापा गया, और किसने छापा? ऑगस्ट हिक्की, जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा ये शुरू किया गया। उसके बाद हिंदी का सबसे पहले साप्ताहिक जो छपा, हिंदी भाषा में जो छपा है भारत का, वो कौन सा है? उदंत मार्तंड। हिंदी का सबसे पहला जो साप्ताहिक है, समाचार पत्र है, वो कौन सा है? उदंत मार्तंड है। 1826 में जुगल किशोर द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, जुगल किशोर इसके संपादक थे। ठीक है, उसके बाद में कहा है कि समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार हम गांधी जी को मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? कि उस समय गांधी जी ने बहुत सी ऐसी रचनाएं लिखी जिससे क्या होता था, वो बहुत से मैसेज देते थे, बहुत से संदेश देते थे, और जनता में एक जागरूकता उत्पन्न करते थे। और वो अकेले ही क्या उन्होंने किया? पूरे देश को मजबूत किया, इकट्ठा किया। ठीक है ना? तो हम भारत का सबसे बड़ा पत्रकार, ठीक है ना, उस समय का किसको कह सकते हैं? गांधी जी को मान सकते हैं। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा हिंदी भाषा में, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का रहा है। ठीक है ना? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है ना, पत्रकारिता में। और भी बहुत सारे क्रम से जो लेखक थे वो यहाँ आए और उन्होंने योगदान दिया। बहुत सी पत्रिकाएं छापी गई, उनका संपादन किया गया। तो और कहा जाता है कि ये जो पत्रकारिता थी, ये पत्रकारिता जो थी वो क्या थी? आज़ादी से पहले तो एक मिशन थी, एक मिशन बन गया था। किस प्रकार का मिशन? आज़ाद होने का मिशन। जब आज़ाद नहीं थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय एक प्रकार का पत्रकारिता के द्वारा, ठीक है ना, या कह सकते हैं समाचार पत्र और पत्रिकाओं के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया, और एक मिशन बन गया था कि यहाँ अंग्रेजों से हमें क्या होना है? आज़ाद होना है। एक प्रकार का मिशन था। लेकिन उसके बाद जब आज़ादी मिल गई तो ये पत्रकारिता किस में बदल गई? बाद में व्यवसाय में बदल गई, एक प्रकार का बिजनेस हो गया। ठीक है ना? पहले उनका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति मुख्य उद्देश्य था। फिर उसके बाद समाचार पत्रों का, मैगजीन्स का प्रमुख उद्देश्य क्या बन गया? व्यवसाय, बिजनेस हो गया, यानी पैसा कमाना उद्देश्य हो गया। तो सबसे पहला जो जनसंचार माध्यम है वो समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं। इसे हम प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम कह सकते हैं।
और इस जनसंचार माध्यम को हम बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और किसी बात को साबित करने के लिए उसको प्रूफ के रूप में भी हम रख सकते हैं, सबूत के रूप में हम उसको पेश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लेकिन इसमें एक दोष ये है कि अनपढ़ व्यक्ति के लिए ये किसी काम का नहीं है, उसके लिए विशेष उसका उपयोग नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए रेडियो काम का है। तो रेडियो की क्या विशेषता है? रेडियो है श्रव्य माध्यम, ये श्रव्य माध्यम है, इसको बैठकर पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम कुछ दूसरा काम कर रहे हैं तो भी उसको सुन सकते हैं रेडियो को, ठीक है। इसको आकाशवाणी भी कहा जाता है, रेडियो को आकाशवाणी भी कहा जाता है। और इसका आविष्कार किया है 1895 में मार्कोनी ने। मार्कोनी ने 1895 में इसका आविष्कार किया। उसके बाद 1936 में भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना 1936 में। उसके बाद में 1993 में FM की स्थापना हुई, जिसको हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM, ठीक है। उसमें बहुत सारे चैनल भी बाद में आने लगे, प्राइवेट चैनल भी बहुत सारे आने लगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि भारत की 96% आबादी तक इस रेडियो की पहुंच है, ठीक है ना। लगभग 96% आबादी रेडियो को या आकाशवाणी को सुनती है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया कि 24 भाषाओं में प्रसारित होता है और 146 बोलियों में इसकी जो स्टेशन है वो अपने समाचार को प्रेषित करते हैं, ठीक है ना। तो और ये क्या है, अनपढ़ व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है, ठीक है ना, और ये हमारा समय भी बचाता है। और गांधी जी ने इसीलिए इनको क्या कहा है, अद्भुत शक्ति कहा है। गांधी जी ने रेडियो को या आकाशवाणी को क्या कहा है, अद्भुत शक्ति भी कहा है। फिर हम बात करते हैं टीवी की। टीवी क्या है? टीवी एक प्रकार का श्रव्य और दृश्य माध्यम है, सुनने का और देखने का, ऑडियो विजुअल माध्यम, ठीक है। कौन है? टीवी है, टेलीविजन। फिर उसके बाद में टेलीविजन का आविष्कार हुआ, उससे ये प्रभावी माध्यम हो गया, उससे किसी चीज को हम लाइव देख पाते थे, ठीक है ना, उसको उस घटना को समझ पाते थे। तो ये इफेक्टिव हो गया, असरदार माध्यम हो गया टीवी, लोकप्रिय भी है और ताकतवर माध्यम है, ठीक है। और भारत में टीवी का आविष्कार हुआ है 1959 में और दूरदर्शन की स्थापना हुई है 1976 में भारत में, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार का एक विशेष माध्यम है, मजबूत माध्यम है, ठीक है ना। उसके बाद में धीरे धीरे सिनेमा का भी आविष्कार हुआ और थॉमस एल्वा एडिसन को इस सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना। और भारत में ये जो सिनेमा है, कहा जाता है कि समाज का आईना है। समाज में जो घटित हो रहा है, समाज की जो रीतियां नीतियां हैं, वो यहाँ पर दिखाई जाती है हूबहू, ठीक है ना। जैसा घटित होता है वैसा सिनेमा में दिखाया जाता है। तो इस सिनेमा के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं, किसी स्थान विशेष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, सिनेमा के माध्यम से। और इंटरनेट, अब इसके बाद में आता है इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है उसने हमारी जिंदगी ही बदल दी है। इस पूरे पृथ्वी को कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को एक कुटुंब यानी परिवार के समान बना दिया है। और इंटरनेट के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी सूचना को, जो कि बहुत समय पहले उसको काफ़ी समय लगता था, अब वर्तमान समय में क्या हो गया है, इंटरनेट के माध्यम से किसी दुनिया के किसी भी कोने की खबर को हम एक क्षण में, एक सेकंड में, या कह सकते हैं एक पल में भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी सुविधा से, सहज रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हो गया इंटरनेट। और इंटरनेट ने क्या कर दिया है, पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में लाकर खड़ा कर दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इन्होंने क्या कर दिया है, ये जो जनसंचार के जो माध्यम हैं, ठीक है ना, इन्होंने, इन माध्यमों ने क्या समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है, समाज को एक सुविधा प्रदान की है, एक समाज को एक छोटे से दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और किसी भी क्षण हम किसी भी
विश्व के किसी भी कोने की समाचार को, संदेश को हम कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हम कह सकते हैं कि जनसंचार माध्यम ने मनुष्य के जीवन को बड़ा सरल और सहज भी बना दिया है। धन्यवाद।